दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में आज हम आपके लेकर आए हैं महात्मा गांधी द्वारा दिया गया एक भाषण। ये भाषण उन्होंने हिंदुस्तान में 6 फरवरी 1916 को दिया था। मौका था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का, जहां पर मदन मोहन वाली जी ने गांधी जी को बुलाया था। मंच पर एनी बेसेंट थी, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स थे और उस समय के बहुत सारे राजे महाराजे थे। गांधी जी ने उस सभा में क्या कहा, आइए सुनते हैं। भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 6 फरवरी 1916। दोस्तों, यहाँ आते हुए मुझे रास्ते में बहुत देर लग गई। मैं इसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। आप मुझे खुशी से माफ भी कर देंगे, क्योंकि इस देरी के लिए न मैं जिम्मेदार हूँ न कोई और आदमी। सच कहो तो मैं पिंजरे का जानवर हूँ और मेरी देख रेख करने वाले लोग अत्यधिक ममता के कारण जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू अर्थात शुद्ध संयोग की बात को भूल जाते हैं। इस बार भी हम लोग, मैं, मेरे निरीक्षक और मुझे उठाकर चलने वालों को एक के बाद एक जिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा, उसकी पूर्व कल्पना करके तो कोई इंतजाम नहीं किया गया था, इसलिए इतनी देरी हो गई। दोस्तों, अभी अभी जो महिला भाषण देकर बैठी हैं, उनकी अद्भुत वाक्य शक्ति के प्रभाव में आकर आप लोग कृपया इस बात पर विश्वास न कर लें कि जो विश्वविद्यालय अभी तक पूरा बना और उठा भी नहीं है, वह कोई परिपूर्ण संस्था है। और अभी जो विद्यार्थी यहाँ आए तक नहीं हैं, वे शिक्षा संपादन करके यहाँ से एक महान साम्राज्य के नागरिक होकर निकल चुके हैं। मन पर ऐसे कोई छाप लेकर आप लोग यहाँ से न जाएं। और जिनके सामने आज मैं बोल रहा हूँ, वे विद्यार्थीगण तो एक क्षण के लिए भी इस बात को मन में जगह ना दें कि जिस आध्यात्मिकता के लिए इस देश की ख्याति है और जिसमें उसका कोई सानी नहीं है, उस आध्यात्मिकता का संदेश बातें बघार कर दिया जा सकता है। अगर आपका ऐसा कुछ ख्याल हो तो मेहरबानी करके मेरी इस बात पर भरोसा कीजिए कि आपका वह ख्याल गलत है। मुझे आशा है कि किसी न किसी दिन भारत संसार को यह संदेश देगा, किंतु केवल वचनों के द्वारा वह संदेश कभी नहीं दिया जा सकेगा। मैं भाषणों और तकरीरों से ऊब गया हूँ। अलबत्ता पिछले 2 दिनों में यहाँ जो भाषण दिए गए, उन्हें मैं इस तरह की तकरीरों से अलग मानता हूँ, क्योंकि वे जरूरी थे। फिर भी मैं यह कहने की धृष्टता कर रहा हूँ कि हम भाषण देने की कला के लगभग शिखर पर पहुंच चुके हैं और अब आयोजनों को देख लेना और भाषणों को सुन लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए। अब हमारे मनों पर स्फुरण होना चाहिए और हाथ पांव हिलने चाहिए। पिछले 2 दिनों में हमें बताया गया कि अगर भारतीय जीवन की सादगी कायम रखनी है तो हमें अपने हाथ पांव और मन की गति में सामंजस्य लाना आवश्यक है। वैसे ये भूमिका हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आज इस पवित्र नगर में, इस महान विद्यापीठ के प्रांगण में अपने ही देशवासियों से एक विदेशी भाषा में बोलना पड़ रहा है। ये बड़ी गर्व की बात है। पिछले 2 दिनों में यहाँ जो भाषण दिए गए, ये उनमें लोगों की परीक्षा ली जाए और मैं परीक्षक हूँ तो निश्चित है कि ज्यादातर लोग फेल हो जाएं। क्यों? इसलिए कि इन व्याख्यानों ने उनके हृदय नहीं छुए। मैं गत दिसंबर में राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन में मौजूद था। वहां बहुत अधिक तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। आपको ताज्जुब होगा कि बंबई के वे तमाम श्रोता केवल उन भाषणों से प्रभावित हुए जो हिंदी में दिए गए थे। बंबई प्रांत की भाषाओं और हिंदी में उतना फर्क नहीं है जैसा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में है, और इसलिए वहां के श्रोता हिंदी में बोलने वाले की बात ज्यादा आत्मीय भाव से समझ सके। मुझे आशा है कि इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का प्रबंध किया जाएगा। हमारी भाषा हमारा ही प्रतिबंध है, और इसलिए यदि आप मुझसे ये कहें कि हमारी भाषाओं में उत्तम विचार अभिव्यक्त किए ही नहीं जा सकते, तब तो हमारा संसार से उठ जाना अच्छा है। क्या कोई व्यक्ति स्वप्न में भी यह सोच सकता है कि अंग्रेजी भविष्य में किसी भी दिन भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है? नहीं नहीं की आवाजें आती। फिर राष्ट्र के पांव में ये बेड़ी किस लिए? जरा सोच कर देखिए कि अंग्रेजी भाषा में अंग्रेज बच्चों के साथ होड़ कराने में हमारे बच्चों पर कितना वजन पड़ता है। पूना के कुछ प्रोफेसरों से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि चूंकि हर भारतीय विद्यार्थी को
अंग्रेजी के मार्फत ज्ञान संपादन करना पड़ता है, इसलिए उसे अपनी जिंदगी के बेशकीमती वर्षों में से कम 6 वर्ष अधिक जाया करने पड़ते हैं। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में निकलने वाले विद्यार्थियों की संख्या में इस 6 का गुणा कीजिए और फिर देखिए कि राष्ट्र के कितने हजार वर्ष बर्बाद हो चुके हैं। हम पर आरोप लगाया जाता है कि हमें पहल करने का माता नहीं है, वो भी कैसे सकता है। यदि हमें एक विदेशी भाषा पर अधिकार पाने के लिए जीवन के अमूल्य वर्ष गंवा देने पड़े तो फिर और हो क्या सकता है। और तो और हम इसमें भी सफल नहीं हो पाते। श्री हिगिनबॉटम ने श्रोताओं को जितना प्रभावित किया, क्या कल और आज बोलने वालों में एक भी अन्य वक्ता उतना प्रभावित कर सका? ये उन बोलने वालों का कसूर नहीं था। सामग्री तो उनके भाषणों में भरपूर थी, लेकिन उनके भाषणों ने हमारा मन नहीं पकड़ा। कहा जाता है कि आखिरकार भारत के अंग्रेजीदां ही देश का नेतृत्व कर रहे हैं और वही ही राष्ट्र के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर इससे विपरीत बात होती तो वह और भी भयानक होती, क्योंकि हमें शिक्षा के नाम पर केवल अंग्रेजी शिक्षा ही तो मिलती है। शिक्षा का कुछ न कुछ परिणाम तो निकलता ही है। तो मान लीजिए हमने पिछले 50 वर्षों में अपनी अपनी भाषाओं के जरिए शिक्षा पाई होती तो हम आज किस स्थिति में होते। तो आज भारत स्वतंत्र होता, तब हमारे पढ़े लिखे लोग अपने ही देश में विदेशियों की तरह अजनबी न होते, बल्कि देश के हृदय को छूने वाली वाणी बोलते। वे गरीब से गरीब लोगों के बीच काम करते और 50 वर्षों की उनकी उपलब्धि पूरे देश की विरासत होती। आज तो हमारी अर्धांगिनियां भी हमारे श्रेष्ठ विचारों की भागीदार नहीं है। प्रोफेसर बसु और प्रोफेसर राय तथा उनके शानदार आविष्कारों को ही लीजिए। क्या ये लज्जा की बात नहीं है कि जनता का उनसे कुछ लेना देना नहीं है। अब हम दूसरी बात पर आते हैं, यानी गांधी जी ये बात कह रहे हैं। इस भाषण में गांधी जी जो बातें कहते हैं उसमें किसानों की बातें शामिल हैं और वर्तमान जो व्यवस्था है उसके चरित्र पर भी कुछ सवाल उठाते हैं। तो आइए सुनते हैं इस दूसरी कड़ी में गांधी जी क्या कहते हैं। कांग्रेस ने स्वराज के बारे में एक प्रस्ताव पास किया है। यूं तो मुझे विश्वास है कि अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपना कर्तव्य करेंगी और कुछ न कुछ ठोस सुझावों के साथ सामने आएंगी। किंतु जहां तक मेरा सवाल है, मैं स्पष्ट रूप से ये बात स्वीकार करना चाहता हूं कि मुझे इस बात में उतनी दिलचस्पी नहीं है कि वे क्या कुछ कर पाती हैं, जितनी इस बात में है कि विद्यार्थी जगत क्या करता है, ये जनता क्या करती है। कोई भी कागजी कार्रवाई हमें स्वराज नहीं दे सकती। धुआंधार भाषण हमें स्वराज की योग्य नहीं बना सकते। वह तो हमारा अपना आचरण है जो हमें उसकी योग्य बनाएगा। सवाल यह है कि हम अपने पर किस प्रकार राज्य करना चाहते हैं। मैं आज भाषण नहीं देना चाहता, श्रव्य रूप में सोचना चाहता हूँ। यदि आज आपको ऐसा लगे कि मैं असंयत होकर बोल रहा हूँ तो कृपया मानिए कि कोई आदमी जोर जोर से बोलता हुआ सोच रहा है और वही आप सुन पा रहे हैं। और यदि आपको ऐसा जान पड़े कि मैं शिष्टाचार की सीमा का उल्लंघन कर रहा हूं तो कृपया उस स्वच्छंदता के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। कल शाम मैं विश्वनाथ के दर्शनों के लिए गया था। उन गलियों में चलते हुए मेरे मन में ख्याल आया, यदि कोई अजनबी एकाएक ऊपर से इस मंदिर पर उतर पड़े और यदि उसे हम हिंदुओं के बारे में विचार करना पड़े तो क्या हमारे बारे में कोई छोटी राय बना लेना उसके लिए स्वाभाविक न होगा? क्या ये महान मंदिर हमारे अपने आचरण की ओर उंगली नहीं उठाता? मैं ये बात एक हिंदू की तरह बड़े दर्द के साथ कह रहा हूँ। क्या ये कोई ठीक बात है कि हमारे पवित्र मंदिर के आसपास की गलियां इतनी गंदी हों, उसके आसपास जो घर बने हुए हैं वे बेसिलसिले और चाहे जैसे हों, गलियां टेढ़ी मेढ़ी और सकरी हों? अगर हमारे मंदिर भी कुशादगी और सफाई के नमूने न हो तो हमारा स्वराज कैसा होगा? चाहे खुशी से चाहे लाचारी से अंग्रेजों का भोरिया बसना बनते ही क्या हमारे मंदिर पवित्रता, स्वच्छता और शांति के धाम बन जाएंगे? मैं कांग्रेस के अध्यक्ष से इस बात में सहमत हूं कि स्वराज की बात सोचने के पहले हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ हर शहर के 2 हिस्से होते हैं, बस्ती खास और छावनी। बस्ती को अक्सर एक बदबूदार गंदी कोठरी समझिए। यह ठीक है कि हम शहरों की जिंदगी के आदी नहीं हैं, लेकिन जब शहरी जिंदगी की हमें जरूरत ही है तो उसे हम अपने लापरवाह ग्राम्य जीवन का प्रतिबिंब तो नहीं बना सकते।
बंबई की जिन गलियों में भारतीय रहते हैं वहां राहगीर को यह दुखी लगी ही रहती है कि कहीं कोई ऊपर की मंजिल से उन पर पीठ न छोड़ दे। ये बड़ी विचारणीय परिस्थिति है। मैं काफी रेल यात्रा करता हूँ। तीसरे दर्जे के यात्री की तकलीफों पर ध्यान जाता है, किंतु इन सभी तकलीफों की जिम्मेदारी रेलवे के अधिकारियों के ऊपर नहीं मढ़ी जा सकती। ये जानते हुए भी कि डिब्बे का फर्श अक्सर सोने के काम में बरता जाता है, हम उस पर जहां तहां थूकते रहते हैं। हम जरा भी नहीं सोचते कि हमें वहां क्या फेंकना चाहिए क्या नहीं, और नतीजा ये होता है कि सारा डिब्बा गंदगी का अवर्णनीय नमूना बन जाता है। जिन्हें कुछ ऊंचे दर्जे का माना जाता है वे अपने से कम भाग्यशाली अपने भाइयों के साथ डांट डपट का व्यवहार करते हैं। विद्यार्थी वर्ग को भी मैंने ऐसा करते पाया है। वे भी गरीब सहयात्रियों के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करते। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं और नॉरफॉक जैकेटें पहने होते हैं और इसलिए वे अधिकार जताकर डिब्बे में घुस जाते हैं और बैठने की जगह ले लेते हैं। मैंने हर अंधेरे कोने को मशाल जलाकर देखा है, और चूंकि आपने मुझे बातचीत करने की सुविधा दी है, मैं अपना मन आपके सामने खोल रहा हूँ। स्वराज की दिशा में बढ़ने के लिए हमें विलासक ये सारी बातें सुधारनी चाहिए। अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। जिन महाराजा महोदय ने कल की हमारी बैठक की अध्यक्षता की थी, उन्होंने भारत की गरीबी की चर्चा की। दूसरे वक्ताओं ने भी इस बात पर बड़ा जोर दिया, किंतु जिस शामियाने में वायसराय द्वारा शिलान्यास समारोह हो रहा था, वहां हमने क्या देखा? एक ऐसा शानदार प्रदर्शन, जड़ाऊ गहनों की ऐसी प्रदर्शनी जिसे देखकर पेरिस आने वाले जौहरी की आंखें भी चौंधिया जाती। जब मैं गहनों से लदे हुए उस अमीर उम्रा वालों को भारत के लाखों गरीब आदमियों से मिलाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इन अमीरों से कहूँ, जब तक आप अपने जेवरात नहीं उतार देते और उन्हें गरीबों के धरोहर मानकर नहीं चलते, तब तक भारत का कल्याण नहीं होता। मुझे यकीन है कि सम्राट अथवा लॉर्ड हार्डिंग सम्राट के प्रति वास्तविक राजभक्ति दिखाने के लिए किसी का गहनों के संदूक उलटकर सिर से पांव तक सज कर आना जरूरी नहीं समझते। अगर आप चाहें तो मैं जान की बाजी लगाकर महाराजा जॉर्ज पंचम का संदेशा आपको लाकर दे दूं कि वे यह नहीं चाहते। भाइयों, जब कभी मैं सुनता हूं कि कहीं फिर वह ब्रिटिश भारत में हो, चाहे हमारे बड़े बड़े राजाओं और नवाबों द्वारा शासित रजवाड़ों में कोई बड़ा भवन उठाया जा रहा है, तो मेरा मन दुखी हो जाता है और मैं सोचने लगता हूँ, ये पैसा तो किसानों के पास से इकट्ठा किया गया पैसा है। हमारे 75% से भी अधिक लोग किसान हैं। कल श्री हिगिनबॉटम ने अपनी प्रवाहमयी वाणी में कहा, यही वो लोग हैं जो एक के दो दाने करते हैं। यदि हम इनके परिश्रम की सारी कमाई दूसरों को उठाकर ले जाने दें, तो कैसे कहा जा सकता है कि स्वराज की कोई भी भावना हमारे मन में है? हमें आजादी किसान के बिना नहीं मिल सकती। आजादी वकील और डॉक्टर या संपन्न जमींदारों के वश की बात नहीं है। अब अंत में उस बात का थोड़ा सा विवेचन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, जिसने आज 2-3 दिनों से हमारे मनों को उद्विग्न कर रखा है। श्रीमान वायसराय के यहाँ के रास्तों से निकलने के समय हम सब लोग बड़ी ही चिंता में थे। स्थान स्थान पर खुफिया पुलिस के लोग नियत थे। हम दंग रह गए। हमारे मन में बार बार ये प्रश्न उठता था कि हम लोगों के प्रति इतने अविश्वास का क्या कारण है। इस प्रकार मरणांतक दुख भोगते हुए जीने की अपेक्षा क्या लॉर्ड हार्डिंग्स के लिए सचमुच ही मर जाना अधिक श्रेयस्कर नहीं है? परंतु एक बलशाली सम्राट के प्रतिनिधि इस प्रकार मर भी नहीं सकते। मृतक की भांति जीना ही वे शायद जरूरी समझते होंगे। पर दूसरा प्रश्न यह है कि खुफिया पुलिस का जुआ हमारे सिर पर लादने का क्या कारण है? हम क्रुद्ध होते हों, बड़बड़ाते हों, हाथ पैर पटकते हों या और जो चाहे सो करते हों, पर फिर भी ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में अराजक दल की उत्पत्ति का कारण उतावलेपन का नशा है। मैं खुद भी अराजक ही हूँ, पर दूसरे वर्ग का। हमारे यहाँ अराजकों का एक वर्ग है जिससे यदि मुझे मिलने का अवसर मिले तो मैं उनसे स्पष्ट कह दूंगा कि भाइयों, यदि भारतवर्ष को अपने विजेताओं पर विजय प्राप्त करनी हो तो आपकी अराजकता के लिए यहाँ जगह नहीं है। ये वीरता का लक्षण है। यदि आपका ईश्वर पर विश्वास हो और यदि आप उसका भय मानते हो, तो फिर आपको किसी से डरने का कोई कारण नहीं है। फिर चाहे वे राजा महाराजा हो, वायसराय हो, खुफिया पुलिस हो अथवा सम्राट स्वयं हो।
राजकों के स्वदेश प्रेम का मैं बड़ा आदर करता हूँ। वे जो स्वदेश के लिए आनंद पूर्वक मरने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, उनकी मैं इज्जत करता हूँ। पर मैं उनसे पूछता हूँ, क्या किसी की जान लेना प्रतिष्ठा का कार्य है? क्या छुरे से हत्या करने के फलस्वरूप जो मृत्यु दंड प्राप्त होता है, उसे किसी भी प्रकार गौरवपूर्ण माना जा सकता है? मैं कहता हूँ नहीं। कोई धर्म ग्रंथ ऐसे उपाय का अवलंबन करने की अनुमति नहीं देता है। यदि मुझे इस बात का विश्वास हो जाए कि अंग्रेजों के रहते हुए इस देश का कदापि उद्धार न होगा, उन्हें यहाँ से निकाल ही देना चाहिए, तो उनसे अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से चलते होने की प्रार्थना करने में मैं कभी आगा पीछे न करूँगा। और मुझे विश्वास है कि अपनी इस दृढ़ता के समर्थन में मैं मरने को भी तैयार रहूँगा। ऐसा मरण ही मेरी सम्मत में प्रतिष्ठा का मरण है। बम फेंकने वाला गुप्त रूप से षड्यंत्र करता है। वो बाहर निकलने से डरता रहता है और पकड़े जाने पर अपने अयोग्य और अतिरिक्त उत्साह का प्रायश्चित होता है। ये लोग कहते हैं कि यदि हम लोग ऐसी कार्रवाइयां न करते, यदि हमारे कुछ साथी बहुतों को बम का निशाना न बनाते, तो बंग भंग के संबंध में और यहीं पर एनी बेसेंट भाषण समाप्त करने के लिए गांधी से कहती है। मिस्टर लायंस की अध्यक्षता में बंगाल में भी मैंने यही बात कही थी। मेरा ख्याल है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह बिल्कुल ठीक है। मुझे अपना भाषण बंद करने को कहा जाएगा तो मैं बंद कर दूंगा। अध्यक्ष को गांधी जी संबोधित करते हुए बात कह रहे हैं। महाराज, मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यदि आपकी समझ में मेरी इन बातों से देश और साम्राज्य को हानि पहुंच रही है तो मुझे अवश्य चुप हो जाना चाहिए। नीचे से शोर आता है, यानी गांधी को अपनी बात कहने के लिए बार बार कहा जा रहा है। अध्यक्ष गांधी से कहते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं उसका सीधे सीधे बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं अपना मतलब स्पष्ट करता हूं। मैं सिर्फ फिर गड़बड़, यानी मित्रों के लिए कह रहे हैं जो कुछ गड़बड़ी पैदा करते हैं। मैं सिर्फ मित्रों, इस गड़बड़ से आप रुष्ट ना हो। श्रीमती बेसेंट को मेरा चुप हो जाना उचित जान पड़ता है। इसका कारण यह है कि भारत पर उनका बहुत अधिक प्रेम है और वह समझती हैं कि युवकों के सामने इस प्रकार की स्पष्ट बातें कहकर मैं अनुचित काम कर रहा हूँ। पर ऐसा हो तो भी मेरा कहना है कि मुझे भारत को उस विश्वास से मुक्त करना है जो राजा और प्रजा सभी के मन में उत्पन्न हो गया है। यदि अपने साध्य को प्राप्त करना हो तो परस्पर की प्रीति तथा विश्वास पर स्थापित साम्राज्य से ही हमारा काम चलेगा। और अपने अपने घरों में बैठे बैठे दायित्वहीन ढंग से यही बातें कहने की अपेक्षा क्या इस महाविद्यालय के प्रांगण में खड़े होकर खुले तौर पर उन्हें नहीं कहना अच्छा है? मेरा तो ख्याल है इन बातों को पूरी स्पष्टता से कहना ही अधिक अच्छी बात है। पहले भी मैंने ऐसा ही किया और उसका परिणाम बड़ा ही उत्तम हुआ है। मैं ये भी जानता हूँ आज ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी विद्यार्थियों में चर्चा न होती हो या जिसे वे न जानते हो। इसीलिए मैंने ये आत्मनिरीक्षण आरंभ किया है। अपने देश का नाम मुझे बड़ा ही प्यारा है। इसी से मैंने आप लोगों के साथ विचार विनिमय की इतनी चेष्टा की है। और आप लोगों से मेरी नम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि अराजकता को भारत में बिल्कुल स्थान न मिलने दीजिए। राज्यकर्ताओं से आपको जो कुछ कहना हो उसे खुलकर साफ शब्दों में कह दीजिए। और यदि आपका कथन उन्हें बुरा लगे तो उसके परिणाम स्वरूप जो कष्ट मिले उन्हें भोगने के लिए तैयार रहिए। आप उन्हें गालियां न दीजिए। जिस सिविल सर्विस पर निंदा की बेहद बौछार की जाती है, एक बार उसके एक अधिकारी से मुझे वार्तालाप करने का अवसर मिला था। इन लोगों से मेरा कुछ बहुत हेलमेल नहीं है, तथापि उसकी बातचीत का ढंग प्रशंसनीय था। उसने पूछा कि आपका भी ऐसा ही ख्याल है कि हम सभी सिविल सर्विस वाले बुरे होते हैं और जिन लोगों पर शासन करने के लिए हम यहाँ आते हैं उन पर हम केवल अत्याचार ही करना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। इस पर उसने कहा तो फिर जब कभी आपको मौका मिले आप हम अभागे सिविल सर्वेंटों के पक्ष में लोगों के सामने दो शब्द कहने की कृपा करें। वे दो शब्द मैं यहाँ कहने वाला हूँ। इंडियन सिविल सर्विस के बहुत से लोग निसंदेह उद्धत, अत्याचार प्रिय और अविवेकी होते हैं। इसी तरह के और कितने ही विशेषण उन्हें दिए जा सकते हैं। ये सब कुछ मुझे स्वीकार है। यही नहीं, मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ वर्षों तक हमारे देश में रहकर वे और भी ओछी मनोवृत्ति के बन जाते हैं। पर इससे क्या सूचित होता है? यहाँ आने के पहले
यदि वे सभ्य और सत्पुरुष थे, पर यहाँ आकर यदि वे नीति भ्रष्ट हो गए, तो क्या इसको हमारे ही चरित्र का प्रतिबिंब नहीं कहना चाहिए? नहीं, आप लोग खुद ही विचार करें। एक मनुष्य जो कल तक भला आदमी था, मेरे साथ रहने पर खराब हो जाए, तो उसके इस अधःपतन के लिए कौन उत्तरदायी होगा, वह या मैं? भारत में आने पर खुशामद की जो हवा उन्हें चारों ओर से घेर लेती है, वही उनके नीतिच्युत होने का कारण है। ऐसी हालत में कोई भी व्यक्ति नीतिच्युत हो सकता है। कभी कभी अपने दोष स्वीकार करना भी अच्छा होता है। यदि किसी दिन हमें स्वराज मिलेगा, तो वह अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगा, वह दान के रूप कदाप नहीं मिलने का। ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास पर दृष्टिपात कीजिए। ब्रिटिश साम्राज्य चाहे जितना स्वातंत्र प्रेमी हो, फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं उद्योग न करने वालों को वह कभी स्वतंत्रता देने वाला नहीं है। आप चाहें तो बोअर युद्ध से कुछ शिक्षा ले सकते हैं। कुछ ही वर्ष पहले जो बोअर लोग साम्राज्य के शत्रु थे, वही अब उनके मित्र हैं। और यहाँ तक आते आते मंच पर जो लोग विराजमान थे, जो महाराजा थे, वो भी उठ के चले आते हैं और एनिवेशन पे उठकर चले जाते हैं। गांधी की यही बात खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस भाषण में गांधी जी उस समय की जो हमारी सत्ता व्यवस्था है, जो राजा महाराजा हमारे हैं, उनको सीधे सीधे अपनी बात सुनाते हैं और खरी बात कहते हैं। ठीक यही बात आज हमारे समय में भी इसको समझना चाहिए कि जो कुछ जैसा चल रहा है, उसको ठीक वैसे ही स्वीकार नहीं करना जरूरी है। हम सभी लोग किसानों के साथ इसलिए भी खड़े हो सकते हैं क्योंकि हम उनके द्वारा उगाया हुआ अन्न खाते हैं, तो हमारी पक्षधरता उनके प्रति बननी चाहिए। दोस्तों, गांधी जी की ये भाषण अगर अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों के साथ साझा करें